हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसमें कि हम क्लास 7th की ज्योग्राफी को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा 4th लेक्चर और 4th चैप्टर है जिसका नाम है एयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाई ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फियर। हमारी तरफ जो चारों तरफ जो एयर है उसे ही हम एटमॉस्फियर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फियर फॉर देयर सर्वाइवल। जो सारे लिविंग बींग्स हैं, जैसे आप, मैं, पेड़, जानवर और सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, ये सभी एयर पे डिपेंडेंट हैं। इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। जो ये एटमॉस्फियर है वो हमको हमारी जो हार्मफुल सनरेज हैं उससे हमको ये प्रोटेक्ट करती है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन we would be baked alive by the heat of sun during the day and get frozen during the night। अगर ये एटमॉस्फियर ना होता तो दिन के समय, डे के समय हम बहुत गर्मी महसूस करते हैं और रात के समय हम बिल्कुल ठंडी महसूस करते हैं, इतनी ठंडी कि जैसे हम जम जाएं। इसीलिए एयर जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। न दिन में ना ज़्यादा गर्मी होती है और रात में ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। सो इट इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सर्फेस लाइबल। तो जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है, एटमॉस्फियर की वजह से हम इसमें रह सकते हैं या रहने लायक ये है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में कंपोजिशन क्या क्या मिलके हमारा एटमॉस्फियर बना है। तो देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक्स अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फियर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसेज हैं जो कि मेजर पार्ट जो है एटमॉस्फियर का वो बना होता है हमारा नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। जैसे कि हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन जो हैं ये बहुत कम क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फियर में हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज दे टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। हमारे एयर में जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, जैसा कि ये बगल में आपको देखिए हमारा ये नाइट्रोजन कितना है। ये नाइट्रोजन हमारा 78%। ये देखिए, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारा 78% है और ऑक्सीजन हमारा 21% है। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा 21% है और बाकी जो ऑर्गन है वो 0.93% है और अदर गैसेज हैं वो 0.04% है और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट पेंटीफुल गैस इन द एयर। पेंटीफुल मीन्स एबंडेंस, मीन मैक्सिमम। नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट, बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी अपने सांस के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद जब हम एक्सेल करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तब हम नाइट्रोजन बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। इधर देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय टेपिंग द हीट रेडिएटेड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जो कि एटमॉस्फेयर से जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देती है, टेप कर लेती है। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से बाहर नहीं निकलने देती है, जो कि अर्थ में ही ये टेप कर लेती है। इसलिए हमारी जो अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म बनी रहती है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड ऑन लिव इन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती हमारे अर्थ में तो हमारी जो अर्थ है वो बहुत ठंडी होती है और रहने लायक नहीं होती। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम, द हीट रिटेन्ड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है आपको पता होगा, ये हमारा फैक्ट्री से निकलता है, स्मोक में, कार से निकलता है, कार फ्यूम्स, हीट, और जैसे कि खाना बनाते हैं या कुछ चीज़ बर्न करते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है जिससे कि हमारे जो अर्थ हमारी ज़्यादा गर्म हो रही है, जो कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन द टेम्परेचर कॉज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू मेल्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ द सी लेवल राइज कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज, देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run।
देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है हमारे फैक्ट्रीज से, हमारे कार से, हमारे इंजन से, हमारे जो फ्यूल बर्न हो रहा है, इससे क्या होता है हमारी ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी। ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ेगी। अगर हीट बढ़ेगी तो जो हमारा ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ हैं, हमारे माउंटेन्स में आइस कैप हैं, ये पिघलेंगे। जब ये पिघलेंगे तो बहुत सारा फ्लड कॉज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नदी से होके जाएंगे तो फ्लड कॉज करेंगे। ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन के बाद जो हमारे सेकंड नंबर पे जो गैस है वो है हमारा ऑक्सीजन। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ह्यूमन एंड जो एनिमल हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय। जब खाना बनाते हैं तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इन दिस विद ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसी वजह से जो ऑक्सीजन कंटेंट है एयर में वो कॉन्स्टेंट है। इफ़ वी कट अ ट्री देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। अगर हम पेड़ काटेंगे तो ये हमारा जो बैलेंस है ऑक्सीजन का वो गड़बड़ हो जाएगा, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन द अनदर इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक दियर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, यूज़ करते हैं और खाना बनाने में, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन है या एनिमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। The amount of carbon dioxide released by human or animal seems to be equal to the amount used by the plant which make the perfect balance। ये जो एनिमल है जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतना ये प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने खाना बनाने में, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस है वो मेंटेन है, ठीक है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। हमारा जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये बिगड़ रहा है क्योंकि हम फ्यूल बर्न करते हैं, कोल बर्न करते हैं, ऑयल बर्न करते हैं। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। दे एट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। एवरी ईयर, प्रत्येक साल यहाँ बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारा अर्थ है उसमें वेदर और क्लाइमेट में भी इम्पैक्ट इफेक्ट कर रहा है। ये देखिए, व्हेन द एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड becomes lighter and goes up, cold air is denser and heavy। जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है क्योंकि वो एक्सपैंड करती है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर चले जाते हैं तो वो हल्की हो जाती है। और जो ठंडी हवा होती है उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, डेंस होती है, इसलिए वो हैवी होती है, इसी वजह से वो नीचे आती है। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू शिंक डाउन व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रश देयर टू फिल इन द गैप, देयर इज़ हाउ एयर एक्यूमुलेट टेक प्लेस। इसी वजह से क्या होता है ना कि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे गिरती है तो गर्म हवा अपने आप ऊपर उठ जाती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है ठंडी हवा से, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो डेंसर होती है, गर्म हवा जो है वो कम डेंसर होती है, वो लाइटर होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में डिवाइडेड है अर्थ सरफेस से। देयर आर टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है। ये फिगर में दिखाया गया है, ये देखिए। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मेसोस्फियर एंड फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। फर्स्ट ट्रोपोस्फियर इज द लेयर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट्स एवरेज हाइट इज 30 किलोमीटर। ये जो ट्रोपोस्फियर है ये जो पूरा हमारा ट्रोपोस्फियर है इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट देयर हियर। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं यही रहती है ट्रोपोस्फियर, जो हमारी एयर होती है वो ट्रोपोस्फियर में ही रहती है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेन फॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर्स ऑन द लेयर। रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म यानी जब बारिश होती है इसी लेयर में होती है, इसी लेयर की वजह से होती है, बारिश होती है इसी लेयर में, ये सब फिनोमिना होते हैं। हेल स्टॉर्म यानी पत्थर, रेनफॉल होती है, वेदर होती है, फॉग जो आता है धुंध कोहरा इसी लेयर में होता है। सारी जो वेदर फिनोमिना होती हैं, बारिश है, ये सारी इसी में होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अपना स्ट्रेटोस्फियर। एबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये पूरा अपना स्ट्रेटोस्फियर हो जाता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें क्लाउड नहीं होते हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है वो 50 किलोमीटर होती है। इसी में वेदर फिनोमिना होता है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स ऑन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज दैट इट कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन गैस। वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज।
जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें वेदर फिनोमिना नहीं होते हैं, इसी वजह से जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो इसी स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं। और इसमें हमारा ओजोन लेयर भी इसी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जो कि हमारे हार्मफुल रेज जो सन से आ रही हैं उससे हमको ये बचाता है, ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट इज मेसोस्फीयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेटेओराइट्स बर्न्स अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ये देखिए, ये हमारा हो जाता है मेसोस्फीयर, ये ठीक है, ये होता है हमारा मेसोस्फीयर। और जो ये मेसोस्फीयर है ये हमारा, इसकी जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और इसमें जो ऊपर से मेटेओराइट्स आते हैं इसी में बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। इस मेटेओराइट ऊपर से आया, कोई मेटेओराइट ऊपर से गिरा, उसके बाद फ्रिक्शन लगता है, एयर फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाता है। जैसे बड़ा था, छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा होता जल जाता है, खत्म हो जाता है। इसी में जैसे आप देखते होंगे कि तारा ऊपर देखते होंगे तारा टूटता है, तो कभी कभी होता है मेटेओराइट गिर रहा होता है उसमें आग लगी होती है, जो कि मेसोस्फीयर में वो जल जाता है, ठीक है। अगला हम देखेंगे हमारा है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीज इन द हाइट। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ लेयर। जो थर्मोस्फीयर है इसमें हम जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो हमारा टेम्परेचर है वो थर्मोस्फीयर में बढ़ेगा, ठीक है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। जो थर्मोस्फीयर है हमारा वो हमारा 80 to 400 किलोमीटर है। दिस लेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ लेयर। इसमें क्या होता है कि जो हमें रेडियो सिग्नल हम जब सेंड करते हैं तो ऊपर से थर्मोस्फीयर में कोलाइड करके रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ में आ जाता है, ठीक है। अब आता है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट नोन एज एग्जोस्फीयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर लाइट गैस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोटिंग इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। एग्जोस्फीयर में क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम ये फ्लोट कर रही हैं यहाँ से, एग्जोस्फीयर से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज़ द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर। जो वेदर है हमारा डे टू डे आवर टू आवर जो चेंज हो, जैसे बारिश हो गई अभी, फिर धूप निकल आई, फिर बारिश हो गई, ये हमारा वेदर में आ जाता है। ये हॉट और ह्यूमिड वेदर में टेक वन इरिटेबल। अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ये वेदर जो है वो इरिटेट होता है। जैसे आपको पता है जैसे गर्मी बहुत लग रही, पसीना आ रहा, लेकिन पसीना सूख नहीं रहा, गर्मी बहुत है। इसी वजह से जो ह्यूमिडिटी होती है, इसी वजह से जो गर्मी होती है वो ज़्यादा लगती है, पसीना नहीं सूखता है। ए प्लीजेंट ब्रिजी वेदर may make one cheerful and easy plan for an outing। देखिए, अगर वेदर जो है वो प्लीजेंट है, ब्रिजी है, ठीक ठाक है, ठंडा है और चीयरफुल है, तभी हम बाहर के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वेदर अच्छा होता है। वेदर कैन चेंज डेमोक्रेटिकली फ्रॉम डे टू डे। जो हमारा वेदर है, जैसे आज हमारा बारिश हुआ है, कल हमारा धूप निकलेगा, जो हमारी जो वेदर है वो डे बाई डे चेंज होता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट। जैसे कि बहुत दिन तक गर्मी हुई तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, 5 महीने से गर्मी ज़्यादा दिन तक हुई तो वो उसे कहते हैं क्लाइमेट। तो आपको वेदर और क्लाइमेट में अंतर समझ में आना चाहिए। वेदर क्या होता है, डे बाई डे जो चेंजमेंट होता है उसे हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेट होता है जो लॉन्ग टर्म पीरियड में जो चेंजमेंट आती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डेली वेदर फॉरकास्ट। इसलिए हम लोग डेली वेदर फॉरकास्ट करते हैं कि आज मौसम है, आज मौसम में बरसात है, आज बारिश होगी, आज बादल रहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फियर। डेली हम टेम्परेचर फील करते हैं, जैसे आज ठंडी है, आज रात को गर्मी लगी, दिन में ठंडी है, ये टेम्परेचर फील हम करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। देखिए डेफिनेशन हो जाती है, टेम्परेचर डेफिनेशन क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, ठीक है। जो हमारी डिग्री होती है, कितना गर्म कितना ठंडा है, इसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो हमारा टेम्परेचर है वो डे और नाइट में नहीं चेंज होता, वो सीजन में, जैसे डे में ठंडी है, डे में गर्मी है, नाइट में ठंडी है, सीजन बाई सीजन भी चेंज, जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी है, ठंडी के सीजन में ठंडी है, तो हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। समर आर हॉटर देन विंटर। समर जो है वो गर्मी ज़्यादा होती है ठंडी के कंपेरिजन में। An important factor that influences the distribution of the temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy interpreted by the earth. जो सोलर एनर्जी अर्थ पे आ रही है उसे हम इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल।
जो हमारा इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जो हमारा सन से रेज आ रही हैं, वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इंसोलेशन कम होती चली जाएंगी। देयरफॉर द इधर देखिए जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर मीजर्स द टेम्परेचर, थर्मोमीटर है वो हमारा टेम्परेचर मीज़र करता है। बैरोमीटर मीजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है वो मीज़र करता है। रेन गॉज मीजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो रेन गॉज है वो हमारा अमाउंट ऑफ रेनफॉल मीज़र करता है। जो विंड गॉज है, विंड हमारा जो विंड वेन है शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये हमारा विंड की डायरेक्शन को शो करता है। देखिए ऊपर मुर्गा की डायरेक्शन बताता है किधर विंड चल रही है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, इसी तरह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसी तरह से। द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रो, बहुत हाई हो जाता है, कभी कभी बहुत वार्म हो जाता है कुछ क्रॉप को ग्रो करने के लिए। जैसे कुछ क्रॉप होती हैं जो ठंडी में उगाई जाती हैं, कुछ क्रॉप होती हैं जो गर्मी में उगाई जाती हैं। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन ऑफ विलेजेस, जो सिटीज़ का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है विलेजेस की कंपैरिजन में। द कंक्रीट एंड मेटल हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़ एट द वार्म एयर दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़, जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं यानी 5, 6, 7, 10, 12 खंड की जो बिल्डिंगें होती हैं वो जो वार्म एयर होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं, क्योंकि जब ट्रैप हो गई, क्योंकि दिन भर धूप लगी उसमें, वो ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप होने के बाद जो सिटीज़ का टेम्परेचर है वो शाम को या पूरे दिन में वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर प्रेशर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द हाउ द एयर प्रेशर अस विद ग्रेट फोर्स टू आवर बॉडी। देखिए आपको जान के हैरानी होगी कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे बॉडी पे प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, हाउ एवर वी डिड नॉट इवन फील इट, लेकिन हमको फील भी नहीं होता है क्योंकि हमारी वो आदत पड़ चुकी है। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड अकर्स बॉडी एक्सर्ट काउंटर प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर हमारा प्रेशर लगा रहा है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी भी एटमॉस्फेयर में काउंटर प्रेशर लगा रही है। एयर प्रेशर डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, जो एयर प्रेशर है वो डिफाइंड होता है कि कितना एयर प्रेशर हमारे अर्थ में लग रहा है, जो कि एयर का वेट की वजह से होता है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, अगर हम जैसे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट, जो हमारा एयर प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है सी लेवल पे, और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो है एयर प्रेशर वो है वो कम हो जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ द एयर एट गिवन प्लेस। तो ये तो रही अभी हॉरिजेंटली में क्या होता है, जो हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर है ये टेम्परेचर के उससे इन्फ्लुएंस होगा। जैसे कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ एयर राइज होकर ऊपर चली जाएगी तो वहाँ एयर प्रेशर कम होगा। जहाँ ठंडा होगा तो वहाँ जो एयर होगी वो डेंसर होगी। अब डेंसर एयर नीचे आती है तो वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। इन द एरिया वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर एयर हीट होती है और राइज हो जाती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर, जो लो प्रेशर एरिया होता है वो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर से एसोसिएटेड होता है। इन द एरिया हैविंग लो टेम्परेचर एंड द एयर इज कोल्ड इट इज़ देयर फॉर हैवी, द हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया। इन द एरिया हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ की जो एयर होती है वो कोल्ड होती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी, द हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया, जो हैवी एयर होती है वो नीचे आती है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करता है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काई। देखिए जो वार्म एयर होती है और हाई एयर होती है उसमें दोनों में अंतर होता है। जो हमारा वार्म एयर होती है वो हमारी एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर, जो हमारी वार्म एयर होती है वो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर लेके आती है। लेकिन जो हमारा कोल्ड एयर है वो हमारी क्लियर स्काई एंड सनी स्काइज लेके आती है। क्लियर एंड सनी स्काइज होता है। द एयर फ्रॉम मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, आपको पता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। विंड जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर मूव करती है उसी को हम विंड कहते हैं। यू विल सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई levies down the trees during a storm।
Sometime when a wind blow gentle, you can even see it blowing away smoke और फायर डस्ट। कभी कभी ऐसा होता है जब विंड ब्लो करती है तो आपको स्मोक या फायर या डस्ट उड़ती हुई दिखाई देती है। एट ए टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कभी कभी विंड इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके अगेंस्ट हमको चल पाना बहुत मुश्किल होता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो आप अम्ब्रेला को नहीं पकड़ पाते हैं। देखिए जो विंड है हमारी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है परमानेंट विंड, दूसरी होती है सीजनल विंड्स, थर्ड होती है लोकल विंड। तो परमानेंट विंड होती है द ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड, दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो हमारी परमानेंट विंड होती हैं उसमें से ये रेड से ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। जो परमानेंट विंड है उसमें से 3 विंड होती हैं, ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। उसके बाद आ जाता है हमारा सीजनल विंड। सीजनल विंड में डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून ऑफ इंडिया। ये जो सीजनल विंड्स होती हैं ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, जैसे इंडिया का मानसून होता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड में लोकल विंड। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया, फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। जो हमारी लैंड एंड सी ब्रीज होती है वो हमारी पर्टिकुलर एरिया में ही ब्लो करती है, जिसे हम लोकल विंड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी सीजनल विंड होती रहती हैं जैसे कि मानसून विंड होती हैं। तो हमारी जो लोकल विंड है उसमें से जैसे आता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, ये फिगर में देखिए जैसे ये जो विंड है ये देखिए ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये वेस्टर्लीज हो गई, ये भी वेस्टर्लीज हो गई, ये ईस्टर्लीज हो गई, ये ईस्टर्लीज हो गई। ठीक है, ये देखिए ये हमारी प्रेशर बेल्ट हो जाती है। ये होती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये दोनों एक होती हैं। ये सब पोलर लो, ये सब पोलर लो, ये हमारी प्रेशर बेल्ट होती हैं। यहाँ मॉइस्चर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉइस्चर। व्हेन द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। अगर हमारा वाटर लैंड या डिफरेंट वाटर बॉडीज से इवेपोरेट होता है तो उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। अगर एयर में मॉइस्चर है तो किसी भी टाइम उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल्ड एज ह्यूमिड डे। अगर हमारा जो एयर है वो वाटर से फुल होता है, यानी जो हमारा सफोकेशन टाइप का फील होता है, जैसे उसमें हमारा पसीना नहीं सूखता, उसमें ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन होती है। एज दियर एयर गेट वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। अगर हम एयर हीट होगी तो वो जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी और इसी वजह से वो जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाएगी। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजली मेकिंग अस वेरी फील अनकम्फर्टेबल। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तो हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखते नहीं हैं और जो हमारा पसीना है वो भी जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वैसे ही ज़्यादातर ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हमारा जो स्वेट है यानी पसीना है वो जल्दी सूखता नहीं है। When the water vapor rises, it start cooling. The water vapor condense causing formation of droplets of water. जब वाटर वेपर कंडेंस होता है तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लाउड्स आर जस्ट मास ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। जो क्लाउड्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स के मास हैं। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as a precipitation. जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स में हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि उसमें एयर में फ्लोट नहीं कर पाते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे ज़मीन में आ जाते हैं जो कि रेनफॉल करते हैं। जेट प्लेन फ्लाइंग एट द स्काई लीव्स अ व्हाइट टेल बिहाइंड देम। जो जेट प्लेन होते हैं वो जब आपने आसमान में देखा हो जब वो उड़ते हैं तो पीछे एक टेल टाइप आपको दिखती है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस्ड, वो जो उनका मॉइस्चर होता है इंजन का वो कंडेंस हो जाता है, इस वजह से वो टेल टाइप का दिखता है। We see tail of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. वो जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ी देर तक हमको दिखता है, उसके बाद जब हम एयर वहाँ पर ब्लो होने लगती है तो वो गायब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। Precipitation that comes down to the earth in a liquid form called rain. Rain क्या है? Precipitation that comes from down to the earth in a liquid form called rain. Most of the ground water comes from rain water. जो ज़्यादातर अंडरग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर से आता है।
प्लांट्स हेल्प्स टू प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स जो हैं वो वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन बियर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। अगर जो पेड़ हमारे काट दिए जाएंगे तो जो वाटर फ्लो है वो बढ़ जाएगा और जो लो लाइंग एरिया है वहाँ फ्लड आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर इज 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। इधर फिगर में देखिए, ये है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये कोल्ड एयर ठंडी और नीचे सेटल डाउन होगी, वार्म एयर ऊपर होगी, वार्म एयर मॉइस्चर रहेगा तो ऊपर जाके ठंडी होगी तो बारिश हो जाएगी। दूसरे देखिए ओरोग्राफिक, यहाँ से एयर निकली ऊपर गई, इसमें मॉइस्चर था एयर में, ऊपर गया, कंडेंस हुई, कंडेंस होने के बाद बारिश हो गई, ठीक है, ये ओरोग्राफिक। कन्वेक्शन रेनफॉल क्या है, सिर्फ वार्म एयर है, ऊपर उठेगी, मॉइस्चर होगा, बारिश हो जाएगी, ये होता है कन्वेक्शन रेनफॉल, ठीक है। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है ये माउंटेनियस रीजन में होता है, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।